पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री का काम भी हम लोग देख लेते हैं कि डिप्लोमेसी करके बहुत सारे ममालिक को मना नहीं पाए कि यहाँ एशियन एंड पैसिफिक सेंटर फॉर ट्रांसफर एंड टेक्नोलॉजी की ये कॉन्फ्रेंस है। उधर 3 ममालिक नहीं आ रहे, भारत, बांग्लादेश और ईरान। ये तीनों ममालिक ने मना कर दिया आने से। बहुत सारे और ममालिक आ रहे हैं, फिजी आ रहे हैं, समोआ आ रहे हैं, बहुत सारे। लेकिन गजनफर साहब, इंडिया की समझ आती है उसको, तो हमारी हर चीज से मसला है। बांग्लादेश बिल्कुल इंडिया की लाइन पर चलता है, ईरान को क्या हुआ? बात है बांग्लादेश नहीं आ रहा, मुझे तो बड़ी खुशी है कि बांग्लादेश नहीं आ रहा कि वो नापाक औरत जो वहाँ पे बैठी हुई है, गद्दार, वो हसीना वाजिद, जो जिसका पूरा ख़ानदान बंगाली अफसरों ने खुद उड़ा दिया था। यानी आप इस पॉइंट पे गौर कीजिए कि एक शख्स जिसने उनको आज़ादी दिलाई, मुझे चूँकि वो इंडिया की गोद में उस वक्त खेल रहा था, वहाँ पे करप्शन थी, औरतें स्मगल हो रही थी, जो वो मेयर साहब जिन्होंने जो ऑफिसर जिन्होंने एक्शन किया वो मुजीबुर रहमान के बड़ा नज़दीक रहे थे। वो कहता है मैं एक दिन शाम को गया ये शिकायत करने के बाद कि बांग्लादेश में ज़्यादती हो रही है, तो मैंने देखा मुजीब के नज़दीक वो सारे स्मगलर, चोर, डाकू बैठे हुए थे जो बांग्लादेश की दौलत और औरतें उठा के बांग्लादेश की जो है वो इंडिया ले जाते। तो मैंने फैसला कर लिया कि ये शख्स जिंदा नहीं रहेगा। ये बच गई थी इसलिए कि ये वहाँ पर मौजूद नहीं थी, बाहर गई थी। ये भी वहाँ पर होती तो फिर इसका भी काम उन्होंने कर देना था, उन्होंने छोड़ना नहीं था। अब वो तो है, वो नहीं आ रहे तो मैं कहता हूँ अच्छा है नहीं आ रहे। इंडिया ने आना ही नहीं था, कोई उम्मीद नहीं। दुख है तो वो है इस्लामी ब्रदर मुल्क, फिर रिपीट करूंगा, इस्लामी ब्रदर मुल्क ईरान के एटीट्यूड से कि जी एक कॉन्फ्रेंस है जिसने प्रायोरिटी गोल्स अपने सेट किए हुए हैं, इसमें कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। इट रिलेट्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, और एक उसके ऊपर आपने पहले से 4 प्रायोरिटीज जो दिए, इंडिया ने अपना दिया हुआ था, इंडिया ने दिया वो उनको, इंडिया का जो इस्तेमाल था वो था फीड द फ्यूचर इंडिया। अब इसके ऊपर डिस्कशन होनी थी। फीड द फ्यूचर इंडिया का मतलब है कि ये आम आदमी से ताल्लुक रखता था कि आप उसकी खुराक और इकोसिस्टम का किस तरह ये चीजें। लेकिन दुख है हमें ईरान से, अफसोस है ईरान के एटीट्यूड से भी और ईरान की लीडरशिप के भी एटीट्यूड से कि आप ये प्रिजम्पशंस होगी, लेकिन ये है कि पता जरूर करना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत जानने की कोशिश की कि जी वो ईरान कोई नहीं आ रहा, लेकिन कोई इस पर सॉलिड कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। तो हम जो कुछ कहेंगे वो प्रिजम्पशन में कहेंगे, लेकिन उनका ना आना है अफसोसनाक बात है। अनिका, इशू ये है कि देखें, मैं आपने इससे पहले भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में एक चीज़ मैं बता चुका हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ममालिक आपस में इंटरेक्ट करते हैं वो है उनके नेशनल इंटरेस्ट। अब ईरान का नेशनल, ईरान मुझे नहीं समझ आती कि हमेशा से वो, हम ये कहते तो है हमारा नेबरिंग कंट्री है, लेकिन जितना ईरान हमारे साथ, उनके साथ ट्रस्ट डेफिसिट है, उसके वजूहात बहुत ज़्यादा भी है, बहुत ज़्यादा है। उनको हम किसी और मामले में डिस्कस करेंगे, किसी और प्रोग्राम में। इशू ये है कि उनका ट्रस्ट डेफिसिट है, वो यहाँ पे नहीं आना चाहते। अब ईरान के साथ हमारे जो मामला सऊदीज़ के साथ हैं, उनके आपको पता है कि ये भी काफ़ी ज़्यादा हमेशा चपकलश रहती है कि पाकिस्तान सऊदीज़ के ज़्यादा क्यों करीब है। इसकी वजह से ईरानियंस हमारे पे ट्रस्ट नहीं करते। मिडल ईस्ट के अंदर ईरानियंस और सऊदीज़ आपस में प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं, और बारहा कोशिश की है पाकिस्तान ने, तो जहाँ जिस लेवल पे भी कर सकते हैं उनको बताने की यही कोशिश की है कि जब तक आप लोग साथ नहीं बैठेंगे तो मामला, इस मुल्क के मुस्लिम उम्मा के मामला हल नहीं होंगे। और दूसरी बात, ये इंडियन और बांग्लादेशी नेक्सस तो इस सबसे पहले, इसे हमें और आपको सबको पता है कि वो है। ईरानियंस भी एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ईरानियंस हमेशा से, एटलीस्ट जो मैंने अब जब से होश संभाली है, उनका एक काइंड ऑफ एंटी पाकिस्तान स्टैंस रहा है। उसको देखने की जरूरत है, वो क्यों रहा है, उसके हल करने की जरूरत है। क्योंकि हमारा नेबरिंग कंट्री है, इतना लंबा, हम उसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, हम ट्रेड कर सकते हैं, वहाँ से अब हमारे जो एनर्जी के मसाइल हैं वो पूरे कर सकते हैं। लेकिन इसको बड़ी डिटेल के साथ देखने की ज़रूरत है। उसको, इस पर कुछ थिंक टैंक बैठना चाहिए, उस पर कोई रिकमेंडेशन आनी चाहिए। लेकिन ये बात ज़रूर है कि ईरानियंस एंटी पाकिस्तान स्टैंस काफ़ी ज़्यादा रहा है। जी ठीक है। देखिए खबर, एक चीज़ मैं आप क्लैरिफाई लोगों के लिए कर दूँ, जहाँ ना इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट वो एक बुनियादी तौर पे फॉरेन पॉलिसी के अंदर इनग्राइंड कर लिए जाते हैं कि किस तरह आपने फॉरेन पॉलिसी को लेकर चला। लेकिन आप एक चीज़ याद रखिए कि कल सीरिया अपना तुर्की में रशियन एम्बेसडर का कत्ल हुआ, लेकिन हुआ क्या कि फ़ौरन उन्होंने एक दूसरे से बातचीत कर ली और बायलैटरली वो दूसरे के पास जाके खड़े हो गए, उन्होंने अमेरिकन से बात की। ये जो चीज़ें होती है ना, ये कॉन्फ्रेंसेज, इसमें कोई नेशनल इंटरेस्ट डैमेज नहीं होता, इसमें होती है रॉन्ग परसेप्शन की बात होती है। ये आपकी, आप ताल्लुक रखे
ब्रिगेडियर साहब, नहीं दुनिया के सामने जब आपने पाकिस्तान को प्रेजेंट करना है कि पाकिस्तान एज ए टेररिस्ट कंट्री, पाकिस्तान के अंदर नॉन स्टेट एक्टर्स ऑपरेट करते हैं, पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अंदर सपोर्ट कर रहा है, तो वो आपके पास नहीं आएंगे, दुनिया को प्रेजेंट करेंगे अच्छे लोग नहीं है, पाकिस्तान को हुक्मरान अच्छे लोग नहीं है, लिहाजा बात नहीं करेंगे। ये चीजें जो है ना, ये फॉरेन पॉलिसी के अंदर इस किस्म की चीज होता है ना, ये इरेटिक पॉलिसी से रिलेट करती है। इसमें अंदर आपकी थिंकिंग का और डेफिसिट जो है वो बुनियादी तौर पर याद रखिए एक चीज से है, वो है पाकिस्तान अमेरिकन रिलेशन। मैं अगले टॉपिक की तरफ जाऊंगी। पाकिस्तान अमेरिकन रिलेशनशिप अपनी जगह पर मौजूद, पाकिस्तान को ईरान और सऊदी अरब दोनों से अच्छे ताल्लुकात रखने और डेफिनेटली हमें अपने मुफादात में देखने हैं। जो चीज नहीं समझी जा रही वो ये नहीं समझी जा रही कि ईरान और पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करते हैं, हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन जरूरत इस बात की भी है कि तमाम वजारतों में से करप्शन दूर की जाए, जो फंड्स की खुर्द-बुर्द होती है इसे दूर किया जाए। करप्शन इसके खिलाफ जो है किसी न किसी को एक्शन लेना चाहिए। वे आउट है और पाकिस्तान के लिए वो वे आउट है सीपैक। सीपैक अगर करप्शन के बगैर चल पड़ा तो पाकिस्तान के लिए ये गेम चेंजर होगा। जैसे आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ भी कहा करते थे, हमारी हुकूमत भी कहती है, ऐसे में चाइना की एक पॉलिसी वन रूट वन रोड, ये पॉलिसी सामने आई है। वन वर्ल्ड ऑर्डर की बात की जा रही है। गजनफर साहब, जिस तरीके से हम तो ये समझ तो सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया। बच्चे थे गवादर से कुछ बच्चे जिनको पंजाब गवर्नमेंट ने लैपटॉप दे के बताया था, उन बच्चों के रिएक्शन सुनने, उन्होंने कहा जी हम तो सीपैक गवादर सुन के तंग आ गए, हमें तो पीने का साफ पानी नहीं है, हमारे सब तो इतनी ज्यादती हो रही है। में बात की थी जहाँ चाइनीज लैंग्वेज सीखनी होती है तो गवादर में चाइनीज काम करेंगे, वहां से लोगों को भेजने के बजाय पंजाब से उठा के लोगों को भेज दिया जाता है या बाकी सूबों से भेज दिया जाता है। तो बात यह है कि जो आपकी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज हैं ये आपके एक अच्छे प्रोजेक्ट को भी जो है वो डिबेटेबल बनाती है। अभी चाइना ने कंसर्न जाहिर किया सीपैक के ऊपर और इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करने में सबसे ज़्यादा जो हाथ है वो आपके जो विजन 20 और 25 के जो चेयरमैन है उनका बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने इतना कंफ्यूज कर दिया है तो कि कोई आदमी क्लियर ही नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं। से कहते हैं मैंने कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश की और जनरेट कर दी। अब जहाँ तक बात हो रही है ना चाइना की, इस वक्त जो चाइनीज की कोशिश जो अपने आप कहा ना वन बेल्ट वन रोड, अगर आप चाइना को स्टडी करें ना और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनकी पॉलिसी स्टडी करें तो आपको बहुत सारे सबक मिलते हैं कि एक इतनी बड़ी पार होने के बावजूद उनके कुछ कार्डिनल्स हैं जिसके ऊपर वो चल रहे हैं। पहला है कि उन्होंने किसी मुल्क को इन्वेड नहीं करना जिस तरह अमेरिका करता है, उन्होंने किसी मुल्क के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी जिस तरह बाकी पार्स करती है, उन्होंने मार्केट एक्सेस देनी है, कनेक्टिविटी पे जोर देना है, कम्युनिकेशन करना को ले करना है, अपना राब्ता बाकी ममालिक से बढ़ाना है और उसके साथ साथ एक बड़ी बात है जिसमें उन्होंने कहा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करनी है, इन्वेस्टमेंट्स करके वहाँ की हुकूमतों को और वहाँ के अवाम को ख़रीदना है। तो ये जो चाइना की आउटरीच बढ़ रही है ना, जिसमें साउथ चाइना सी के अंदर क्योंकि उनको कंसर्न है, उनकी एक्सपोर्ट्स आती हैं स्टेट ऑफ मलाका से गुजरती हैं। स्टेट ऑफ मलाका में आपको पता है कि इंडियन वो अमेरिकन नेवी जो वो ऑपरेट करती है, उसको उन्होंने कट फॉर करना है। फिर साउथ फिर मंगोलिया, रशिया, चाइना, ईरान, इनके साथ उन्होंने कनेक्टिविटी और बढ़ानी। अब इसमें जो उनकी आउटरीच है वो डे बाई डे बढ़ती जा रही है और ये दुनिया के लिए एक अच्छा पैगाम है। यहाँ पे अगर अच्छा, और अच्छी बात ये है कि डेवलपिंग या जो अंडर डेवलप्ड स्टेट है उनको साथ लेकर चलने के बाद सिल्क रूट को भी रिवाइव करने की बात की गई थी चाइना की जानिब से। खावर साहब, आपको पता है सिल्क रूट पाकिस्तान के लिए बहुत फायदेमंद, और उसके बाद फिर KKH जो कराकरम हाईवे उसकी भी तमाम चीज़ें हम लोगों ने देखा चाइना ने किस तरीके से, और बड़ा आसान हो गया चाइना और पाकिस्तान की कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी हो गई। ऐसे में सीपैक का फायदा उठाना पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, हमारे लोग तैयार हैं क्या ये जिम्मेदारी उठाने के लिए? बिल्कुल तैयार नहीं है। अभी कल स्टेटमेंट छपी हुई है, वो जो सीनियर ऑफिशियल आए हुए हैं कम्युनिस्ट पार्टी के चाइना से, उनकी सारे अखबारात में ये स्टेटमेंट छपी है। उन्होंने दोबारा ये रिक्वेस्ट की है पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी से कि खुदारा आप अपने डिफरेंसेस सीपैक पे ख़त्म करें और सीपैक को अच्छे तरीके से चलने दें। डिफरेंसेस हैं, सीरियस डिफरेंसेस है, सारे अखबारात में ये छपा हुआ है। अब मामला ये है कि जब आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप ही एक पेज पे नहीं होगी, आपके चारों सूबे एक दूसरे को बिल्कुल शक की निगाह से देख रहे हैं कि जी पंजाब ज़्यादा ले रहा है, बलूचिस्तान ज़्यादा ले रहा है, KP ज़्यादा ले रहा है या सिंध ज़्यादा ले रहा है, तो वो कैसे मामला चलेगा। इस पर मैंने एक स्टोरी भी की थी, एक सुजेशन आई थी और मेरे ख्याल में वो बहुत अच्छी सुजेशन थी कि सीपैक अथॉरिटी बना दे जहाँ पे सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, सारे प्रोविंसेस हैं, फौज है और बाकी जो भी मुल्क के अंदर
आपके इदारे हैं, सेनेट है, नेशनल असम्बली, सबसे रिप्रेजेंटेशन आ जाए, वहाँ पे बैठ के जो भी आपके इख्तलाफात हैं, जिस तरह नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, इरसा अथॉरिटी है और इस तरह की अथॉरिटीज़ मुल्क के अंदर काम कर रहे हैं, तो उस तरह बना दें। मकसद ये था, ये नहीं बनाना चाहते एहसन इकबाल साहब, उस पर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वो कह रहे थे कि उसकी वजह ये है कि जब आप अथॉरिटी बना देते हैं तो वहाँ पे फिर सबकी आपको बात सुनना पड़ जाती है। अब ये CPAC जिसका ब्रिगेडियर साहब ने बात की कि ये अपनी मर्जी से चला रहे हैं, वो कल एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया एक स्टूडेंट ने, उसने कहा जी आप टेलीविजन पे तो हमेशा सुनते हैं कि CPAC गवादर में तरक्की हो रही है, सारी तरक्की तो हमें लाहौर में नजर आ रही है। अभी कल भी जो एक और प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है $16 अरब का, ये रिंग रोड का, अच्छी बात है। लाहौर का कालाशाह काकू से उसको मिलाना जा रहे हैं, दूसरे सियालकोट, नहीं, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट डिस्पर्स होनी चाहिए ना, पूरे पंजाब में डिस्पर्स होनी चाहिए। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम वही है कि आपके दाखिली मामला ठीक हैं, आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप ठीक है। ये जो इंटरनेशनल चैलेंजेस आ रहे हैं या इंटरनेशनल लेवल पे अपॉर्चुनिटीज हमें मिल रही हैं चाइना की तरफ से, क्या हम इसको अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करने की पोजीशन में कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा सियासी जमातें CPAC को कालाबाग डैम ना बनाए। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और अगले टॉपिक में ऑरेंज लाइन मंसूबा, बड़ा पेट मंसूबा है गजनफर साहब पंजाब हुकूमत का। फेडरल हुकूमत इसमें 20 बिलियन रुपए की टैक्स एग्जेम्पशन देना चाह रही थी। वैसे तो हम ब्यूरोक्रेसी को बुरा भला कहते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने ये चीज थ्वाट कर दी, रोक दी। देखिए, ऑरेंज लाइन के मुतालिक बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहले ही डिबेटेबल है। ऑरेंज लाइन की कॉस्ट डिबेटेबल है। ऑरेंज लाइन का जो उसके ऊपर जो आर्कियोलॉजी के हिसाब से और प्रेशियस साइट के हिसाब से जो कंसर्न आया वो डिबेटेबल है। उसके अंदर जो आप कनेक्टिविटी पे डक्ट लगा रहे हैं, इंटरनल जो कर रहे हैं, उसके अंदर जो इमारतों को खतरा है वो डिबेटेबल। यानी ये पूरा प्रोजेक्ट जो आपने विदाउट फिजिबिलिटी कंसीव किया, ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट है 220 अरब के कितने का, ये तमाम का तमाम बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में श्राउड करता है। अभी इसको सबसे पहले झूठ बोला गया कि इसको CPAC का हिस्सा डिक्लेयर किया गया। अभी CPAC का हिस्सा डिक्लेयर करके करना क्या था कि इसके ऊपर टैक्स एग्जम्पशन लेनी थी, सेल्स टैक्स में, विद होल्डिंग टैक्स में और बाकी चीज़ों में। और ये बात की पंजाब की लीडरशिप ने इसहाक डार साहब ने, इसहाक डार साहब ने बगैर कोई समरी बनाए, बगैर कोई चीज़, बगैर कोई प्रेपरेशन किए, क्वाइटली जिस तरह आपने रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का किया ना, इसको जाके वहाँ पे रख दिया, सामने रख दिया। उसके ऊपर जो FBR है, उन्होंने बड़ा ठीक कहा कि एक तरफ तो आप हमें कहते हैं कि जी आप टैक्स जमा करें, फिर आप ये एग्जम्पशंस देते हैं जो अनजस्टिफाइड है। अगर ये आपने एग्जम्पशन देनी है तो कराची सर्कुलर रेलवे बन रही है, अपना KPK में बन रहा है, उसके बाद वो आपकी मटियारी जो है ट्रांसमिशन लाइन वो बन रही है। तो उन्होंने कहा कि जी अच्छा उनको भी शामिल कर लें, यानी कल उनको देंगे नहीं लेकिन सेटिस्फाई करने के लिए। और इसमें मैं कहूंगा कि मैं क्रेडिट दूंगा जुबैर साहब को भी, जो हैं PMLN के, ये प्राइवेटाइजेशन कमीशन के चेयरमैन, उन्होंने भी इसको बड़ा वैसिफोरसली अपोज किया और कहा ये रूल्स के ऊपर। इसहाक डार साहब ने उनको चुप कराने की कोशिश की कि यू कीप क्वाइट, FBR के चेयरमैन को चुप कराने की कोशिश की। लेकिन बात यह है कि अगर इस किस्म की बातें, यही तो मैं आपसे बात कहता हूँ कि ये परफॉर्मेंस है हुकूमत की। ये अपने गजनफर साहब बिल्कुल वजह फरमाया कि ऐसे मौक़ों के ऊपर बाकी मिनिस्टर्स को आवाज उठानी चाहिए अगर कोई गलत बात कर रहा हो। गजनफर साहब बहुत शुक्रिया, खावर साहब बहुत शुक्रिया।